आम होना आई थिंक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि हम सब ख़ास हैं। हर एक की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। और जब आप एक क्राउड को एक डिस्टेंस से देखते हो तो आपको सब एक जैसे लगते हैं कि सब एक जैसे हैं, 2 आंखें, 1 नाक और 2 कान और 1 मुंह। और लेकिन जब आप इंडिविजुअली हर एक से इंटरेक्ट करते हो तो एक की पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट होती है दूसरे की। और आई थिंक वो मैंने अपने काम में पोर्ट्रे करने की भी कोशिश की है कि जहाँ मेरे पीसेस बहुत टू ए सर्टेन एक्सटेंट वो आइडेंटिकल लगते हैं, बट जब आप बहुत क्लोजली उनको देखें तो उनकी सिंपलिसिटी में भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अपने पर्सनैलिटीज हैं। तो आई थिंक हम सब स्पेशल हैं। और मुझसे किसी ने पूछा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी विश क्या है, ख्वाहिश क्या है, तो मैंने कहा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक आम आदमी बन जाऊं, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ने मुझे ख़ास बनाया है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं खास कि मैं कोई बहुत प्राउड हूँ या मैं कोई बहुत, लेकिन मुझे पता है हर एक बहुत ख़ास है। और अगर आई थिंक आम होने की आप मीनिंग भी तलाश करें तो वो इतनी ब्रॉड और इतनी ज़्यादा है कि आपके लिए आम होना बहुत मुश्किल है। जब आप एक मजमे को देखते हैं तो सब आपको बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब आप इंडिविजुअली हर एक से मिलें तो हर एक की पर्सनालिटी दूसरे से टोटली डिफरेंट होती है। मेरी इमेजरी में सिमिलैरिटी है और उसमें डाइवर्सिटी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ऑब्वियसली जो मेरे कैरेक्टर्स हैं या जो मेरी फॉर्म्स हैं उसमें कुछ की आंखें बंद हैं, कुछ क्या मोस्टली गंजे हैं, या अगर फीमेल फिगर्स हैं तो वो उनके हेड कवर्ड हैं। उनके पीछे ऑब्वियसली डिफरेंट एक रीजनिंग है और डिफरेंट उसकी एक मीनिंग है। मुझे ये लगता है कि जब मैं उन आम लोगों की जो बहुत मासूम हैं उनकी जब मैं बात करता हूँ तो अब मैं मासूमियत को कैसे रिप्रेजेंट करूँ। जब आप हज पर जाते हैं और आप अपना सर शेव करते हैं और ये बिलीव किया जाता है कि अगर आपने पूरे दिल से और पूरी दयानतदारी से हज किया हो तो आप ऐसे प्योर हो जाते हैं, ऐसे इनोसेंस हो जाते हैं जैसे आप अपनी पैदाइश के वक्त थे। सो मुझे ये लगा कि उस सिंबल को कि जहाँ आप हज करने जा रहे हैं और अपना सर शेव कर रहे हैं, सो मेरे जो ऑर्डिनरी लोग हैं जो ऑलरेडी इतने मासूम हैं तो उनको क्यों ना मैं शेवन हेड के साथ दिखाऊं। सो आई थिंक वो सिंबल वहाँ से हुआ है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि वो दे आर ऑर्डिनरी पीपल येट दे आर वेरी इनोसेंट। आई थिंक बहुत सी इस तरह की चीज़ें प्रोपोगेट की जाती हैं कि आर्टिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता और उसका कोई ये नहीं होता और वो सबसे पागल एक सर पे बाल बिखरे और हवनक आदमी जो जितना वो आर्टिस्ट है, जो जितना साइको है वो उतना आर्टिस्ट है। आई डोंट बिलीव दैट। ठीक है, मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है आर्ट की और मेरे लिए वो एक बिल्कुल उतना ही पाकीज़गी के साथ मैं करने की कोशिश करता हूँ जितना मैं अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ। सो मैं कभी अशेम नहीं हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं एक स्कल्प्टर हूँ। मैं कभी अशेम नहीं हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ और मैं एक पेंटर हूँ या मैं आर्टिस्ट हूँ। ऑल दो सो कॉल्ड टैबूज हैं, ठीक है, वो एक रिलीजन के हवाले से। अब वो मैं अपने तौर पे मैंने उनको स्टडी किया, इंक्वायर किया और अपने तौर पे मैंने हल निकाले हैं। ठीक है, मैं वो दूसरों पे लागू नहीं करता कि जी मैंने ये हल निकाले हैं तो आप भी ये करें और ये करें। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, बट मैं कम से कम पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ उसमें शायद गलत कम है। आई थिंक 9/11 का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था मुझ पर। आई डोंट नो समहाउ वो मैं बिल्कुल आई थिंक जो पहला क्लिप ऑन एयर हुआ होगा वो मैंने देखा और उसके बाद से मैं कॉन्स्टेंटली शायद 2-3 दिन तक वो उसको देखता रहा और मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और इतने लोग मरे गए और इतना वो कैसे, मतलब वो कौन लोग थे और वो क्यों उन लोगों ने कर दिया। तो उसके बाद से आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरे काम पे बहुत चेंज आया। ठीक है, और फिर जो प्रोपेगेंडा एक तरह का शुरू हो गया कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। सो मुझे अपने रिलीजन के बारे में पढ़ने का और देखने का और उसको पर गौर करने का ज़्यादा मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और आई थिंक 9/11 के फौरन बाद 2002 में मेरा एक शो था जिसमें सारे स्कल्पचर थे और सारे ऑलमोस्ट रिलीजन बेस्ड जिनकी इमेजरी थी, जिसमें नमाज प्रेयर्स थे और जिसमें सर्कल वाली सीरीज थी।
सो वो एक तरह का, आई थिंक, मैं ये तो नहीं कहता कि उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस थी, लेकिन मेरा ख्याल में वो एक क्वेश्चन जरूर था कि ठीक है कि आप कौन होते हैं हमें लेबल करने वाले, कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये नहीं हैं, हम कुछ और हैं, और हम क्या है वो हम खुद भी क्वेश्चन अपने आप को करने का हक रखते हैं जो हमने किया। जैसे आपने अगर याद हो आपको सर्कल, मेरे जो 3 थे उसमें सर्कल 1, सर्कल 2 और सर्कल 3, एक में क्यूब है, एक में चेयर है और एक में कॉइन है। सो एक रिलीजियस सर्कल है, एक वो सर्कल है जो पावर गेन करने के इंटरेस्ट में है, एक वो है जो बिल्कुल मनी ओरिएंटेड के जिसका फोकस सारा मनी पे। हम सबको लगता ही है कि हम सेम सर्कल में, बट एक्चुअली हम डिफरेंट सर्कल में। और आई थिंक किसी और लेवल पर जाके तो रिलीजन भी खत्म हो जाता है और ये 3 जो सर्कल्स हैं ये ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं। खामोशी उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना बोलना। जैसे म्यूज़िक में हम कहते हैं कि जो नोट्स बज रहे होते हैं या जो साउंड आपको आ रहे हैं वो जितने इम्पोर्टेंट है उतने ही वो जो पॉज है या वो जो गैप है वो उसको म्यूज़िक बनाता है, अदरवाइज वो शोर है। मेरा ये फर्म बिलीव है कि हम सब 2 दुनियाओं में रहते हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो ये है जो हम सब अपनी खुली आंखों से देखते हैं, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। बट एक बहुत पर्सनल और एक बहुत स्पिरिचुअल वर्क होता है जो विद इन योर सेल्फ होता है, जो खुद ही की और सेल्फ की हमने बात की थी। आई थिंक उसके लिए आंखें बंद करना ज़रूरी है, उसके लिए चुप रहना बहुत ज़रूरी है, कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है। तो जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपका अपने क्रिएटर के साथ जो भी कनेक्शन है उसको आप एक्सप्लोर करते हैं। और आई थिंक वो वहाँ वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप इवन शेयर भी नहीं कर सकते। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। आपने जो बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब उनके यूं फुलफिल हो जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें जब आप सोचते हो कि आपने कहाँ से शुरू किया, आप क्या थे, आप कहाँ पहुँचे हो, कहाँ आप जाओगे, कहाँ आप जा सकते हो, इन सब के पीछे क्या क्या फोर्सेस थी। जैसे मैं आपको बता रहा था, ऑनेस्टली मुझे कभी भी यकीन नहीं होता कि मैंने शायद वैसे तो 20-22 साल का टाइम लगा है कि एज ए मीरपुर खास से फिर NCH आना और यहाँ आना, लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों में उठता बैठता था वो शायद आज से 200-300 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो मैंने शायद 300 साल का टाइम कवर किया है कि आज मैं उस क्लास को, उस एलीट क्लास को वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो शायद मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं बिल्कुल कि मैं जब NCA गया तो मुझसे स्कल्पचर प्रोनाउंस नहीं हो रहा था, मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लफ्ज़ है, और नाउ आई एम टीचिंग स्कल्पचर। सो इसे सेटिस्फैक्ट्री अचीवमेंट, मुझे खुशी भी होती है, बट और पता नहीं कहाँ आगे ज़िंदगी जाती है, क्या होता है। मोर देन 50% आई जस्ट गो इन माई स्टूडियो एंड सी माई स्टफ। वुड को मैं देखता रहता हूँ या जो मैंने काम ऑलरेडी किया हुआ है मैं उसको देखता रहता हूँ, जब तक वो कम्युनिकेट मुझे नहीं करता। अब ये जो वुडन लॉग जो आपने देखे हैं ये 3 साल से मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। 3 साल से मैंने इनको कभी छोटा कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, कभी इनको सिर्फ मैं इनको जाकर रोजाना देखता हूँ। ऑल्दो साइड पे दूसरे काम हो रहे हैं बट मैंने इनको कार्व करना नहीं शुरू किया। उसकी वजह ये है कि जब तक वो रिलेशन बनेगा नहीं, जब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी, और कुछ जब होगी तो फिर वो आप शुरू कर देते हैं काम और फिर वो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। सो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन तो होती है आपके मीडियम के साथ, आपके मटेरियल के साथ, आपके सारी इस प्रोसेस में। अगर वो नहीं है तो फिर तो आप लेबर कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। देखिए मेरा ख्याल में जो चीज़ें नेचर में हैं और जो उनके ओरिजिनल क्रिएटर ने बनाई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आदमी उनको उनसे ज़्यादा खूबसूरत कर सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये लगता है कि जब आप किसी क्रिएशन को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका क्रिएटर खुश होता है। सो अगर आप मेरे पीस को खुश कर रहे हैं तो अगर पीस को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मैं खुश होता हूँ, और अगर आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि मुझे क्रिएट करने वाला भी खुश होता हो।
ह्यूमन फॉर्म को नॉर्मली ये होता है कि जब आप विंग्स अगर अटैच कर दें तो उनको एज एन एंजल कंसीव किया जाता है। आई थिंक उस टाइम फ्रेम पे मैं अपने ख्यालों के बारे में, बहुत अपने सोल के बारे में, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था, शायद मुझे लगता है। तो उससे ये आइडिया विंग थॉट का डेवलप हुआ कि अगर नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी ह्यूमन फॉर्म को विंग लगा दें तो वो एंजल कंसीव किए जाते हैं कि दे आर एंजल्स, बट फॉर मी दे आर नॉट एंजल्स, और वो कोई एनिमल फॉर्म नहीं है। आई कॉल देम विंग थॉट। और मुझे ये लगता है कि ख्याल कहीं से ओरिजिनेट होते हैं, कोई उनका एंड होता है। जैसे हम फिजिकली एक टांग पे खड़े हो सकते हैं और दोनों टांगों उठा के नहीं खड़े हो सकते, इसी तरह हमारे इंटेलेक्ट का भी कोई लिमिट है। कहीं तक तो हम सोच सकते हैं लेकिन उसके बियॉन्ड हम नहीं सोच सकते। और जैसे शायद आपने वो शेर सुना हो, आई थिंक साहिर लुधियानवी का है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया लौटा रहा हूँ। सो आई थिंक आइदर यू से गिविंग, आइदर यू से शेयरिंग। जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, जो कुछ मैंने सीखा, जो कुछ मैं सीख रहा हूँ और सीखूंगा, एज एन आर्टिस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ। और आई थिंक मुझे ही लगता है शायद मेरे बनाने का मकसद ही ये था। यूं तो अब्दुल जब्बार गुल के ये मुजस्मे साकित हैं, लेकिन दर हकीकत ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के खिलाफ एक साइलेंट प्रोटेस्ट का इजहार कर रहे हैं। और अगर इन्हें बातिन और कल्ब की निगाह से देखें तो यही मुजस्मे आप पर आलम गैब के कई राज खुलते चले जाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और आर्टिस्ट के साथ ऑन द आर्ट स्पीक।